नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल दबानी है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है। वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की है, सजा सदियों ने पाई है। आप देख रहे हैं याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा की 15वीं कड़ी। आप सभी का भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम भारत में बढ़ रही अस्थिरता और वैमनस्य, दूसरे धर्म के प्रति द्वेष, ये जो भी हो रहा है, हम इस सीरीज के माध्यम से उस वजह को ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस भय के वातावरण को शांति और सद्भाव के माहौल में कैसे बदला जाए। क्योंकि हम हिंदू बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज की सीरीज की रिकॉर्डिंग के समय अभी खबर आई है, इकबाल ने रूपाली का गला काट दिया। इकबाल ने रूपाली से 3 साल पहले शादी की थी। गला काटने की वजह रूपाली ने बुर्का पहनने से मना कर दिया। ये है इस्लाम की असलियत, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, ऐसा इनके मौलवी कहते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं उन सभी बेटियों से, बहनों से, जो मुस्लिम युवकों के लव जिहाद में ना फंसें। अंत कुछ ऐसा ही होगा। दोस्तों, इंटरनेट पर सर्च करते करते मुझे एक दिन एक नक्शा मिला, मैप, और उस नक्शे को देखकर आप भी हैरान होंगे। हैरान इसलिए होंगे कि हमारे लिए ये डूब मरने की बात है। नक्शा देखने से पहले मैं आपको अखंड भारत का नक्शा दिखाता हूँ, और जानिए कि आपकी एकजुटता ना होने से आप कब कब कटे पिटे लुटे। दोस्तों, 1378 में भारत से एक हिस्सा कटा, इस्लामिक राष्ट्र बना ईरान। उसके बाद कई लड़ाइयाँ होती रहीं और 1761 में अफगानिस्तान आपसे कट गया। 1947 में आपसे पाकिस्तान छीन लिया, धर्म के आधार पर कि मुसलमानों का पाकिस्तान है तो हिंदुओं का हिंदुस्तान है। 1971 में बांग्लादेश को मुक्त करना पड़ा। अब जो भारत बचा वो ये है, जिस नक्शे को हम सीने से लगाए घूमते हैं और कहते हैं मेरा भारत महान। अब आपके महान भारत में आपकी स्थिति क्या है वो भी जान लीजिए। हम में से कुछ लोगों को लगेगा कि बेकार की बातें हैं और वीडियो बंद कर दिया होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नहीं जानते कि सबसे पहले तलवार उन्हीं पर चलेगी। ये जितने सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर बैठे हैं। अब मैं दिखाता हूँ वो नक्शा जिसको नाम दिया गया है मुगलियास्तान। जी हाँ, मुगलियास्तान। देख लीजिए ध्यान से, उन्होंने नक्शा भी बना लिया है। आप जहाँ रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को नक्शे में ढूंढ लीजिए। दोस्तों, 1952 से 1990 के बीच भारत का एक राज्य इस्लामिक हो गया, कश्मीर, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, अखंड भारत के नक्शे को देखने के बाद 1378 से 1971 तक आपके देश के टुकड़े होते रहे। हम क्या थे और कहाँ आ गए। जो हो चुका हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर जो हो रहा है वो जानना ज़रूरी है, और जो होने वाला है उसको नज़रअंदाज करके शुतुरमुर्ग न बने। भारत के नक्शे के पूर्व में आसाम, बंगाल, बिहार, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, मध्य में यूपी, एमपी,
इस नक्शे के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी बढ़ रही है वहाँ खतरा नज़दीक है। दोस्तों, मेरे जहन में एक प्रश्न उठता है कि यदि अब आने वाले कुछ सालों में दूसरे पाकिस्तान बनने की नौबत आई और भारत का एक टुकड़ा और हुआ, तो क्या भारत में रहने वाले सभी मुस्लिम भारत छोड़कर चले जाएंगे? यह यक्ष प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। दोस्तों, आपको याद है JNU जहां खुलकर नारे लगाए गए थे? याद है? भूल गए होंगे। चलिए याद दिला देता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हम आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन भारत की बेटी खुशबू चौहान ने इसका बहुत शानदार जवाब दिया है। देखिए वीडियो। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब JNU विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के
सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या स्थिति है ये तो आप जान गए। दिल्ली का हूं, इसलिए दिल्ली एनसीआर की स्थिति क्या है ये भी जान लीजिए। हमें लगता है कि दिल्ली सुरक्षित है, दिल्ली में तो कुछ नहीं होता। दिल्ली दंगे 2020 का वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, मेरे पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। तो सुधीर चौधरी एक न्यूज़ एंकर हैं और दिल्ली एनसीआर की स्थिति दिखा रहे हैं। आइए वीडियो देख। लेकिन दुख इस बात का है कि मेवात मॉडल के नाम पर संविधान की इन सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खुलेआम। संविधान भारत में अल्पसंख्यक को संरक्षण का भरोसा देता है, लेकिन कुछ लोग ये संरक्षण हासिल करके भी देश पर शरिया कानून थोपना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसा आजकल फ्रांस में हो रहा है। पहले शरण लेते हैं और फिर शरिया लागू करते हैं। ये लोग कहते हैं तुम मुझे संरक्षण दो, मैं तुम्हें शरिया दूंगा। वर्ष 2018 में मेवात से करीब 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल के उटावड़ गांव में एक मस्जिद बनाई गई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में यह पता लगा था कि इस मस्जिद का निर्माण आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग से हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ जो है हाफिज सईद है, वो मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। यानी मेवात में कट्टरपंथी इस्लाम के जो बीज बोए जा रहे हैं उसकी फसल देश के दूसरे इलाकों में भी काटी जा रही है और ये स्थिति खतरनाक है। मेवात में कट्टरता की निशानियां आज की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। वर्ष 1265 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 1 लाख राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। इसी मेवात में ये वो दौर था जब मेवात के रास्ते पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था और इसका नतीजा ये हुआ कि मेवात धीरे धीरे इस्लाम के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया और इस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। वर्ष 1981 में मेवात की आबादी में मुसलमानों की आबादी 66% थी, जो 2011 आते आते लगभग 80% हो गई। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए थे। ये आज तक के सबसे बड़े धार्मिक दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे थे और इन दंगों से मेवात भी बचा नहीं। लोगों को शांत करने के लिए तब खुद महात्मा गांधी मेवात के कुछ गांवों में गए थे और उन्होंने मेवात के मुसलमानों से अपील की कि वो देश छोड़कर पाकिस्तान ना जाएं। गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों को समझाते हुए तब कहा कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अब यह भी अजीब विडंबना है कि कथित लव जिहाद के नाम पर जिस निकिता तोमर की हरियाणा के बल्लभगढ़ में हत्या हुई है उसका जन्मदिन 30 जनवरी को ही आता है। 30 जनवरी वही तारीख है जिस दिन वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। भारत की बात सुनाता हूँ भाइयों बहनों, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा के 15वें एपिसोड में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के सहयोग का धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल दबानी है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है। अगले मंगलवार एपिसोड 16 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत वंदे मातरम।